हेलो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने से पहले हम इसके एम को जान लेते हैं, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम कुछ पीछे की बातें रिकॉल करें तो हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से हमको जो है 2 ATP मिली है और क्रेब्स साइकिल से 2 ATP मिली है। तो टोटल 4 ATP जो मिली है वो हमको काम की मिली है। बाकी हमको क्या मिला है, बाकी अगर ग्लाइकोलिसिस से देखें तो ग्लाइकोलिसिस से 2 NADH मिला है, 2 लिंक रिएक्शन से NADH मिला है, और अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 6 NADH मिला है। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं जो है 2 + 2 + 6 = 10 जो है NADH मिला है। टोटल 10 जो है NADH2 मिला है। ये 2 मिला है कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस से। ये 2 मिला है लिंक रिएक्शन से, और ये मिला है जो है क्रेब्स साइकिल से। और अगर हम FADH2 की बात करें तो केवल हमको क्रेब्स साइकिल से जो है 2 जो है FADH2 मिलता है जो है। तो टोटल 2 FADH2 वो भी मिला है कहाँ से, क्रेब्स साइकिल से। तो अगर हम बात करें इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की, जो 2 FADH2 और 10 NADH2 मिला, क्या इसका कोई यूज़ है? तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है समझना थोड़ा सा टफ होता है। तमाम किताबें तमाम तरह की बातें लिखती हैं, लेकिन आपको सीधा और सिंपल समझना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ नहीं होता, केवल इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का जो हमको मिला है जो है डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल से, जैसे क्रेब्स साइकिल से, ग्लाइकोलिसिस से और लिंक रिएक्शन से जो मिला है, ETS में केवल और केवल इनका ऑक्सीडेशन होता है। बस आपको इतना याद रखना है, इस NADH2 का और इस FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है जो है ETS में। ये जो है आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद ये जो एक NADH2 होता है ये 3 ATP देता है, और एक FADH2 जो होता है वो 2 ATP देता है। ये कैसे देता है अभी हम आगे जो है इसको देखेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन यहाँ अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें जो है तो टोटल ATP आ जाती है 30 ATP, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 4 ATP आ जाती है जो है। तो 30 + 4 34 ATP। ये जो 34 ATP आई है, ये 34 ATP अभी हमें एक्टिव फॉर्म में मिली नहीं, अभी स्कोप है कि इतनी ATP मिल सकती है। ये जब NADH2 और FADH2 को हम ETS में जो है ले जाते हैं, तब जाके हमको 34 ATP गेन होती है। तो ETS को समझने से पहले सबसे पहले हमें इनके कॉम्प्लेक्सेस को समझना सबसे ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है FMNFES। तो एक एक करके हम कॉम्प्लेक्सेस को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है FMNFES। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ये होता है। और इसको अभी से आप नोट कर लीजिए, इसको एक नाम से और जानते हैं जो है, जो NCERT में आपके मेंशन है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। FMNFES के बाद आता क्या है, यूबिक्विनोन। ये एक्चुअली यूबिक्विनोन जो होता है ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर लेंगे थर्ड और फोर्थ की, तो सेकंड की बात करेंगे। तो यूबिक्विनोन जो होता है ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है जो है अपना क्या, नेक्स्ट आता है साइटोक्रोम B + FES + UBQ यानी कि यूबिक्विनोन प्लस
साइटोक्रोम C1, ये पूरा का पूरा मिला के जो है होता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। ये होता है जो है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। अभी हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, जो है ये पूरा का पूरा होता है जो है एक्चुअली जिस सेकेंड्स में ये लिखे हैं आपको उसी सेकेंड्स में याद करना होगा, तभी हम ETS को समझ पाएंगे। तो देखते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के बाद आता है जो है सीक्वेंस में साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C को एक्चुअली ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं बनाता, ये जो किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं बना रहे हैं, हम इसको जो है मार्क कर दे रहे हैं, ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं बना रहे हैं। जो है ये साइटोक्रोम C भी किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं बनाता। साइटोक्रोम C के बाद आता है जो है साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A के बाद आता है साइटोक्रोम A3। ये साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बनाते हैं, जो है कॉम्प्लेक्स 4। जिसे हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं, जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होगी, ये जो साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स होता है ये 2 कॉपर सेंटर रखता है, जो है तो इट कंटेन्स 2 कॉपर सेंटर। तो अभी तक आपने देखा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की बात नहीं की है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड यहाँ पे ज्वाइन होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड हम कहते किसको हैं? कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है वो होता है FADFES। ये जो FADFES होता है ये कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है। इसको हम कहते हैं जो है FADH डिहाइड्रोजिनेज। FADH डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड ये इस सीक्वेंस में हमने क्यों याद किया हुआ है, क्यों हमने इस सीक्वेंस में आपको ये बताया, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके NCERT में मेंशन है केवल NADH डिहाइड्रोजिनेज और FADH डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन एक्चुअली आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको याद रहे तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप याद रख सकते हैं कि किस तरह से जो है ATP कपल्ड होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स किसका होता है? FMNFES का। FADFES जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होता है। यूबिक्विनोन किसी जो है किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। आपको याद रखना है जो है एक पॉइंट, साइटोक्रोम C भी जो है किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। ये साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन मिलकर जो है ये कहलाते हैं जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं, ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होते जो है। तो यूबिक्विनोन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्या हो गया? ये पूरा मिलकर जो है इतना पूरा कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं जो है कि ये जो है इसमें कई मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1 ये मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड फॉर्म करते हैं। तो अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल और केवल इतना याद रखना है कि ETS जो होता है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो हम ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं जो है। तो सबसे पहले NADH2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। तो NADH2 का ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? NAD+ मिलता है प्लस H2 मिलता है जो है, ठीक है। NAD+ मिलता है। अगर इसको हम देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है
और 2 प्रोटॉन होता है हमारे पास, 2 प्रोटॉन होता है हमारे पास। तो अगर हम देखें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हैं, एक्चुअली पूरा का पूरा ETS जो है इसी के मोबिलिटी पर बेस्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर की अगर हम रफली बात करें तो सबसे पहले जो होता है वो होता है जो है आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की तरफ होता है क्या, आउटर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं जो है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। फिर होता है जो है क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर होता है क्या, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है FES। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्सेस आप जानते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं जो है। तो सबसे पहले हमारे पास होता क्या है जो है, FMN होता है जो है, FMN। एक्चुअली होता क्या है, FMN का जो है ये FMN रिड्यूस्ड हो जाता है जो है FMNS2 में जो है। तो इसका हम रिडक्शन करा देते हैं सबसे पहले, FMNS2 में ये रिड्यूस हो जाता है और फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है FMN में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है और यहाँ पर इसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या हुआ है, यहाँ पर इसके रिडक्शन से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो NAD बना है, NADH2 बना था, वो NAD में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एंजाइम ये क्या करता है, ये एंजाइम की तरह काम करता है उस पर जो है। तो जो NADH2 है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो NADH2 है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो ये NADH2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जो है, ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में जो है। तो यहाँ पे जो FMNH2 है ये आगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इसमें हम देखे थे जो है, इसमें एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम FES कहते हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, जो FES होता है, जो FES3+ होता है उसको कन्वर्ट करा देता है किसमें, FES2+ में, FES2+ में। यानी इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, वापस से ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें Fe3+ में। तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, तो ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये अब क्या करता है जो है, ये अब क्या करता है कि आगे ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे हमने देखा था जो है कि आगे कौन सा होता है, आगे सीक्वेंस में पड़ता है यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन जो होता है, यूबिक्यू जो होता है क्या करता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाकर ये जो है क्या करता है, ये रिड्यूस हो जाता है UbQH2 में। UbQH2 में इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है जो है, और ये पुनः से जो है इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है जो है। यहाँ पर अभी तक हमने कुछ नहीं किया है कि कॉम्प्लेक्सेस के सीक्वेंस में जो है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कराया है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन, जो यहाँ का जो H2 होता है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ आके इसको रिड्यूस कराने के काम में आता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें जो है F0 और F1 पार्टिकल होता है जो है, जो ATP का फॉर्मेशन कराता है। तो यहाँ पर जो हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ के जो H2 होते हैं, ये है जो हाइड्रोजन है यहाँ का, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है आके एक्यूमुलेट होता है जो है 2H+। अब इस 2H+ का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, ये 2H+ का जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो 2H+ एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पर जो है प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रिया में और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इनमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम होता है। तो यहाँ पर इस प्रोटॉन को यूज़ कौन करता है जो है, इस प्रोटॉन को यूज़ करता है जो F0 और F1 पार्टिकल जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं जो है, यहाँ पर हम बना लिए क्या,
F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल हम बनाते हैं। ये जो हाइड्रोजन पेरी मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम है। ये F0 F1 पार्टिकल जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन, ये प्रोटॉन जो है इनर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। ये प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में नहीं जा सकते। तो इसमें हेल्प कौन करता है? ये जो F0 F1 पार्टिकल, ये जो F0 F1 पार्टिकल है इसमें हेल्प करता है इस प्रोटॉन को जो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से जो है मैट्रिक्स तक पहुंचने में। तो ये जो प्रोटॉन है ये F0 F1 पार्टिकल की हेल्प से जो है ये चला आता है किसमें? मैट्रिक्स में चला आता है 2H+। और यहाँ पर जो ATP है, यहाँ पर जो अब क्या होता है, यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है जो है यहाँ पर ADP प्लस PI मिल के जो है एक ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो है। तो अभी तक हमने ये देखा था कि एक NADH हम जानते हैं कि एक NADH से 3 ATP रिलीज़ होती है जो है। तो एक ATP हमारी यहाँ पर बन चुकी है जो है कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से एक ATP जो है बन चुकी है। अब हम क्या हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है वो रिड्यूस्ड हुआ, वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है एक्यूमुलेट होने लगा। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ये जो है F0 F1 पार्टिकल की मदद से जो है आया मैट्रिक्स में और इसने एक ATP बना ली। तो अभी तक हमने एक ATP बनी है, हमने फिर से FeS को Fe2+ में जो है कन्वर्ट किया, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट किया, फिर इसका 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके ये जो है जो यूबिक्विनोन होता है ये रिड्यूस्ड हो जाता है यूबिक्विनोन H2 में। अब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आगे फर्दर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको जो है रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज कराएगा। लेकिन ये जो इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसका जो हाइड्रोजन फिर से ये जो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है एक्यूमुलेट होता है। अब ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता ये है कि ये अब फिर से ये जो 2 प्रोटॉन जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है ये फिर से जो है मैट्रिक्स में जाना चाहेगा। अब ये मैट्रिक्स में जाना चाहेगा तो फिर से हमें F0 और F1 पार्टिकल की हेल्प से जो है ATP मदद लेनी होगी और ATP का फॉर्मेशन कराना होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर भी जो है F0 और F1 पार्टिकल बनता है जो है और यहाँ पर भी जो है F0 F1 पार्टिकल और यहाँ पर भी ADP से जो है यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है जो है ATP से जो है ADP बन जाता है जो है। अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की बात नहीं की है। एक्चुअली क्या होता है यूबिक्विनोन H2 जहाँ पर रिड्यूस होता है यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। FADH2 यहाँ पर जो है FAD में ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर FADH2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जो है FAD में। तो यहीं पर इसीलिए कहते हैं जो है कि जब FAD आगे हम पढ़ेंगे जो है FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो केवल 2 ATP मिलती है। अब NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है ATH को तो 3 ATP मिलती है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का इन्वॉल्वमेंट है। FMN जो है रिड्यूस्ड हुआ फिर ऑक्सीडाइज हुआ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो हाइड्रोजन थे जो प्रोटॉन थे वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में स्पेस में जो है वो एक्यूमुलेट हुए। एक्यूमुलेट होने से जो है एक ग्रेडियंट फॉर्म होता है जिससे F0 और F1 पार्टिकल इसको जो है कपल्ड कराता है ATP में। फिर से हमारे पास क्या होता है FeS3+ जो रिड्यूस्ड होता है FeS2+ में, फिर से ये ऑक्सीडाइज होता है, फिर से इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूबिक्विनोन H2 को जो है यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट कराते हैं जो है। अभी तक क्या हुआ है कि केवल FMN जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इससे जो प्रोटॉन निकला है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है एक्यूमुलेट हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि ATP सिंथेज यानी कि F0 F1 पार्टिकल जो है उसको कपल्ड करा के ATP का फॉर्मेशन करा दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या सीक्वेंस में आता है Fe3+, ये रिड्यूस्ड हो जाता है Fe2+ में, फिर से ये ऑक्सीडाइज होता है, फिर ये
इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं जो है यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन को जो है ये रिड्यूस कराते हैं, फिर से यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन में इसके जो हाइड्रोजन है यानी कि जो दो प्रोटॉन हैं वो फिर से जो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ये जाना चाहेगा मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में जाएगा किसके थ्रू, F0 F1 पार्टिकल के थ्रू ये आता है जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पर ADP जो होती है वो ATP फॉर्म कर लेती है। तो अभी तक हम दो अब क्या होता है कि जो यूबिक्विनोन होता है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है आगे की तरफ। तो आगे जो सीक्वेंस है उसमें आता है कौन, साइटोक्रोम बी आता है जो है साइटोक्रोम बी। आपको पता होगा कि साइटोक्रोम बी के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है जो यानी कि Fe आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है। Fe3+ भी रखता है और Fe2+ भी रखता है। तो यहाँ पर इसके पास Fe3+ है और इसके पास Fe2+ है। तो ये साइटोक्रोम बी जब रिड्यूस होता है तो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है जो है साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन फिर से जो है दो इलेक्ट्रॉन मिल के क्या करते हैं जो है इसको साइटोक्रोम बी के बाद फिर से जो है ये अपना दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर से यूबिक्विनोन H2 जो है यूबिक्विनोन जो होता है यूबिक्विनोन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, UbQ H2 में रिड्यूस हो जाता है। फिर से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन इसका होता है, इसका रिडक्शन होता है, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये यूबिक्विनोन H2 जो है जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये इसका जो दो हाइड्रोजन है ये फिर से जो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता है। यहाँ पर इसका दो हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो जाता है। अब यहाँ पर जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो दो हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहा है फिर से ये जाना चाहेगा मैट्रिक्स की तरफ। अब इसको ले कौन जाएगा, इसको फिर से ले जाने के लिए जो है F0 और F1 पार्टिकल की मेम्ब्रेन की मदद लेनी पड़ेगी जो है, जो कि कहाँ पर स्थित है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है जो है F0 F1 पार्टिकल। तो F0 F1 पार्टिकल अब इस क्या करता है, इस दो हाइड्रोजन को, इस वाले दो हाइड्रोजन के जो कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, इसको ट्रांसफ़र करता है जो है किस में, इसको ट्रांसफ़र करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ पर जो ADP और PI होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है जो है। अभी तक हमने 3 ATP बनाई है। तीनों ATP, एक ATP तब मिली थी हमको जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का FMN रिड्यूस हुआ था, फिर से वो ऑक्सीडाइज हुआ था। तो उसने अपना दो हाइड्रोजन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दिया था और एक जगह वहाँ जहाँ पर हमने यूबिक्विनोन H2 को जो है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड कराया था, और यहाँ पर फिर से हमको एक ATP मिली है जब जो है यूबिक्विनोन H2 ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हुआ है। ये फिर से क्या होता है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये फिर से जो है साइटोक्रोम यूबिक्विनोन H2 जो है फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र कर देता है, लेकर जो है आगे की तरफ जो कॉम्प्लेक्सेस आता है साइटोक्रोम C1 जो होता है, साइटोक्रोम C1 जो होता है इसके दो इलेक्ट्रॉन लेकर जो इसमें जो Fe3+ है वो कन्वर्ट हो जाता है जो है Fe2+ में। फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है जो है रिडक्शन होता है इसका साइटोक्रोम C1 का। फिर से ये ऑक्सीडेशन इसका जब होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में। अब क्या होगा कि इसका फिर से जो है ये इसका दो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगा, आगे की तरफ ट्रांसफ़र होके जो है ये आगे के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कराएगा। तो अभी तक क्या हुआ है कि हम पहुँचे किस कॉम्प्लेक्स तक पहुँचे हैं, साइटोक्रोम C1 तक। आगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आगे जो कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम C, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो है। साइटोक्रोम C के पास Fe3+ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में, यानी कि इसका रिडक्शन हो जाता है। और Fe2+ फिर से कन्वर्ट होता है किस में,
Fe3+ में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जो है। अब ये साइटोक्रोम C के बाद फिर से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र करता है इसका अपने किसके पास, साइटोक्रोम C के बाद कौन सा सीक्वेंस आता था, साइटोक्रोम A। तो साइटोक्रोम A जो है उसके पास जो Fe3+ है, जो Fe3+ है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में, फिर से Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है जो है Fe3+ में, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो गया है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। अब साइटोक्रोम A के बाद जो है ये ट्रांसफ़र होता है किसके पास, साइटोक्रोम A3 के पास। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो है साइटोक्रोम A3 के पास, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। जो साइटोक्रोम A3 के पास जो आयरन है Fe3+ फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ फॉर्म में, फिर से Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ के फॉर्म में, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। अब ये साइटोक्रोम A3 जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन अवेलेबल होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है किसको, हाफ O2 को जो है, ये हाफ O2 इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन अवेलेबल है उसको लेकर जो है, ये हाइड्रोजन को ले करके जो है ये यहाँ पर H2O बना लेता है। इस H2O को हम क्या कहते हैं जो है, इस H2O को हम मेटाबॉलिक H2O कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इस वाटर को जो है मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, जो है मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि साइटोक्रोम E3 क्या होता है, वो फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और जो ऑक्सीजन होता है हाफ O2 जो होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। यहाँ पर साइटोक्रोम E3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और हाफ जो O2 होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो 2 हाइड्रोजन पड़े हैं उसको लेकर जो है H2O बनाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपको कॉम्प्लेक्सेस याद रखने हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में हमने देखा था FMN FES, जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है जिसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। FAD और FES जो होता है जिसको हम FAD डिहाइड्रोजिनेज यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड होता है। यूबिक्विनोन किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता, जो है वो सेपरेट होता है। फिर साइटोक्रोम B प्लस FES प्लस साइटोक्रोम BC1 मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड बनाते हैं। साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता। फिर साइटोक्रोम A और A3 मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बनाते हैं, जो है जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं। जो है नंबर 5 जो होता है वो होता है ATP सिंथेज या F0 अपन पार्टिकल को भी कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 कह दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द